मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मध्य। हम लोग देख रहे थे बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम लोग जो है कल कर रहे थे। ठीक, इसमें क्या है कि जो है एक संतत कोशिका डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। ठीक, तो हम लोगों ने आंसर देखा था मियोसिस। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन की वजह से होता है। ठीक, तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं ये मियोसिस होती क्या चीज़ है, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। ये देखिए, जो मियोसिस होता है वो क्या होता है। ठीक, जो मियोसिस होता है वो क्या है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन बोला जाता है। ठीक है, ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। इसी की वजह से बच्चे अपने माता पिता जैसे दिखते हैं फिर भी उनसे थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ मायोसिस के बारे में पूरी जानकारी आपको फुल डिटेल दी गई है, लेकिन मायोसिस के बारे में आप जानते रहिए। इसको किस नाम से जाना जाता है, अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है क्योंकि इसी की वजह से जो है बच्चे अपने माता पिता के जैसे दिखते हैं। ठीक है, जो मियोसिस है वो क्या है, आइए इसके बारे में अब देख लेते हैं हम लोग। जो मियोसिस होता है वो क्या है, मियोसिस वह कोशिका विभाजन है, मतलब सेल डिवीजन है, जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर के 4 नई कोशिकाएं बनाती है। ठीक, मतलब एक सेल क्या बनाएगी, 4 नई सेल को बनाती है। ठीक है, इसमें खास बात यह है कि नई कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है, जो नई कोशिकाएं बनेंगी उसमें जो गुणसूत्र होंगे वो क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। ठीक है, और कहाँ होता है ये, यह सिर्फ उन जनन कोशिकाओं में सेक्स सेल्स जैसे कि शुक्राणु हो गया, स्पर्म हो गया या फिर एग बनाने के लिए होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक, जैसे शुक्राणु हो गए या फिर एग हो गया। ठीक है, परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, अगर इंसान की कोशिका में 46 क्रोमोसोम है तो मायोसिस के बाद बनने वाले शुक्राणु या अंडे में सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे। ठीक, अगर मियोसिस हो गया है तो शुक्राणु में या फिर अंडे में कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, जो मियोसिस होता है ये 2 मुख्य चरण में होता है। सबसे पहला क्या है, मायोसिस। ठीक, मायोसिस के 2 मुख्य चरण होते हैं। पहला क्या है आपका, मायोसिस हो गया। ठीक, मायोसिस 1। ठीक, ये क्या करता है, संख्या को आधा करता है। जो मायोसिस 1 है वो क्या करता है, संख्या को आधा करता है। यहाँ पर असली जादू ये होता है कि इसमें माता और पिता के क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं। ठीक है, अब पहला इसमें क्या है, प्रोफेज 1, यह सबसे लंबी और जरूरी अवस्था है। यहाँ क्रॉसिंग ओवर ठीक होता है जिसमें क्रोमोसोम अपने हिस्सों की अदला बदली करते हैं। इसी वजह से भाई बहन एक जैसे होकर भी अलग दिखते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भाई बहन एक जैसे होकर भी अलग क्यों दिखते हैं, तो किसकी वजह से, प्रोफेज की वजह से वो दिखते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका सेकंड, मेटाफेज आता है। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कोशिका के बीच में लाइन लगाता है। क्रोमोसोम क्या करेगा, कोशिका के बीच में लाइन लगा लेते हैं। फिर थर्ड आता है आपका एनाफेज आता है। ठीक है, एनाफेज क्या करता है, एनाफेज प्रथम क्रोमोसोम के जोड़े अलग होकर विपरीत कोणों पर चले जाते हैं। ठीक, क्रोमोसोम के जोड़े अलग होकर विपरीत दिशा में चले जाते हैं। ये एनाफेज का काम हो गया। टेलोफेज, टेलोफेज का काम क्या है, कोशिका 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक, कोशिका क्या होगा, 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। अब बात करते हैं बी पार्ट का, मायोसिस सेकेंड। ठीक, मायोसिस सेकेंड में क्या होता है, ये माइटोसिस जैसा होता है। कैसा होता है, माइटोसिस के जैसा होता है। इसमें क्या होता है, बिल्कुल सामान्य विभाजन होता है। ठीक है, जैसे माइटोसिस में सामान्य विभाजन होता है वैसे इसमें भी सामान्य विभाजन होता है। ठीक, इसमें भी जो है उन 2 कोशिकाओं से कुल 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं कि ये जो मायोसिस है वो क्यों ज़रूरी है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी संख्या को समान रखना। अगर शुक्राणु 23 और अंडा 23 मिलकर बच्चा 46 बनाते हैं, मतलब कि 23 यहाँ से और 23 यहाँ से मिलकर के 46 बना रहे हैं, तो संख्या क्या है, स्थिर रहती है। अगर मायोसिस नहीं होता है तो हर पीढ़ी में क्रोमोसोम डबल होते जाते हैं और जीवन संभव नहीं होता। ठीक, अगर ये मायोसिस जो है आपका आधा नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्रोमोसोम जो है डबल होते चले जाएंगे और जीवन जो है संभव नहीं हो पाएगा। ठीक, अब वेरिएशन की बात करें तो जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए गुणों का मेल होता है जिससे इंसान बदलते वातावरण में जिंदा रहने के काबिल बनता चला जाता है। ठीक है, ये जो है इन दोनों का जो है सिग्निफिकेंस है। ठीक, समान रखने के लिए ही जो है मायोसिस जरूरी है। अगर मायोसिस नहीं होगा तो जो गुणसूत्र हैं आपके वो जो है समान फिर नहीं रहेंगे, एक कांस्टेंट वो नहीं बनेंगे। ठीक ना, वो ज़्यादा होते चले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इतिहास और खोजकर्ता के बारे में। सबसे पहले इसको किसने देखा था, जर्मन जीव वैज्ञानी ऑस्कर हर्टविग
ऑस्कर हर्टविग ने 1876 में समुद्री ऑर्चिन के अंडों में इसे देखा था। ठीक है, इसे सबसे पहले किसने देखा था? ऑस्कर हर्टविग ने देखा था 1876 में समुद्री ऑर्चिन के अंडों में से देखा था। ठीक, और नाम इसका किसने दिया था? मायोसिस। मायोसिस शब्द जो है 1905 में फार्मर और मूरे ने दिया था। फार्मर और मूरे ने दिया था। मायोसिस शब्द 1905 ईस्वी में दिया था। ठीक, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक वर्ड आया था माइटोसिस। ठीक, जो माइटोसिस है वो क्या होता है? माइटोसिस क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये जो माइटोसिस होता है वो क्या है आपका? इसे समसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मायोसिस था, ये जो मायोसिस था, ठीक, ये कहाँ गया भाई? ये जो मायोसिस है ये कैसा है आपका? अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री। ठीक, मतलब इसमें क्या होगा? जो गुणसूत्र है आपका वो आधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये जो माइटोसिस है इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन है। ठीक है ना? ठीक, इसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं, मतलब एक कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिकाएं बनाती हैं जो बिल्कुल अपने मदर सेल जैसी होती हैं। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या होता है? शरीर का विकास करना होता है, घाव भरना होता है, पुरानी कोशिकाओं को बदलना होता है, इसका ये उद्देश्य है। ठीक है, स्थान या शरीर के सभी सामान्य कोशिकाओं सोमैटिक सेल में होता है, जैसे त्वचा में, हड्डी में, खून में होता है। ठीक, क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या बदलती नहीं है। अगर इंसान की कोशिका में 46 क्रोमोसोम है तो नई बनी दोनों कोशिकाओं में भी 46 ही रहेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, माइटोसिस में ये पूरा का पूरा जो है फंडम चलता रहता है। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे आप ये समझिए। जैसे ये लिखा गया है माइटोसिस। ठीक, माइटोसिस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइटो लिखा है ना, MI से आप क्या कर लीजिए? माई कर लीजिए। टो से आप क्या समझ लीजिए? स्टो से आप क्या समझ लीजिए? ये टो समझ लीजिए, जो पैर का जो अंगूठा होता है। ठीक ना, जो पैर के जो आपके पैर का जो अंगूठा है वो। तो अब ये समझिए कि माई टो मतलब मेरे पैर का जो अंगूठा है, ठीक, वो जो है क्या है? बढ़ेगा। ठीक, तो अंगूठा इसमें बढ़ रहा, मतलब आप ये समझिए कि ये इसमें बॉडी के पार्ट से इसका रिलेशन है। ठीक ना, बॉडी के पार्ट से इसका रिलेशन है। ठीक, अगर मायोसिस है, ठीक, मायोसिस, अगर मियोसिस है, इसको कैसे याद रखेंगे? ME से समझ लीजिए माई, O से क्या समझ लीजिए? ओवरी। ठीक, ओवरी समझ लीजिए। ठीक, मतलब ओवरी हो गया या फिर एग हो गया। ठीक है, ओवरी का मतलब क्या? एक समझिए। ठीक, ओवरी का मतलब क्या समझिए? एक समझ लीजिए, एक या फिर स्पर्म। ठीक, एग या स्पर्म। ठीक, एग या स्पर्म से रिलेशन किसका होगा? मायोसिस का होगा। ठीक है, ओवरी में एग है और एग मतलब स्पर्म, एग और स्पर्म इन दोनों को समझिए, ये दोनों का रिलेशन कहाँ से होगा? मियोसिस से होगा। ठीक है, तो ये मियोसिस हो गया और माइटोसिस, दोनों के बारे में आप आई होप सो समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रवी तंतु क्या कहलाते हैं? एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्य तंतु क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अंतर्द्रवी जालिका, जीव द्रव्य तंतु दूसरा ऑप्शन है, तारक केंद्र तीसरा है, तर्क तंतु चौथा है। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य तंतु हैं जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने का काम करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसका जो है वो देख लीजिए स्पष्टीकरण, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक, इसमें क्या है विवरण? पादप कोशिकाओं के पास एक सख्त कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, भित्ति होती है, दो पड़ोसी पादप कोशिकाओं के बीच संचार और पदार्थों, पानी, प्रोटीन के परिवहन के लिए छोटे छोटे छेदनीय चैनल होते हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ठीक है, आइए एक बार हम लोग जो है पादप के बारे में पूरा फुल डिटेल एक बार जान लेते हैं। ठीक ना, पादप कोशिका के बारे में हम लोग देख रहे हैं पादप कोशिका। ठीक, पादप कोशिका क्या होती है? एक अद्भुत संरचना होती है जिसमें जो है आत्मनिर्भरता जो है जंतु कोशिका से कहीं ज़्यादा होती है। क्यों इसमें आत्मनिर्भरता ज़्यादा होती है? क्योंकि ये अपना भोजन जो है खुद बना सकते हैं। अब आइए बात करते हैं, इस वजह से इसको जो है ऑटोट्रॉफ भी बोला जाता है। ठीक है, पादप कोशिका की डिफिनीशन देख लेते हैं। जो पादप कोशिका होती है वो किसमें होती है? यूकैरियोटिक सेल में आती है। ठीक है, मतलब ये समझ सकते हैं कि पादप कोशिका को यूकैरियोटिक सेल भी बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो है एक अस्पष्ट केंद्रक और झिल्ली से बंधे हुए अंग होते हैं। ठीक है, यह पौधों के ऊतकों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इसकी मुख्य संरचना और अंग के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले नंबर पर आता है बाहरी आवरण।
आउटर बाउंड्रीज आता है। आउटर बाउंड्रीज में सबसे पहले आपको दिखेगा कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली दिखेगी, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या होती है भाई, आप यहाँ पे इस फिगर में जो है देख पा रहे होंगे। इस फिगर को थोड़ा जूम किया जाए तो कुछ ऐसे आप यहाँ पे देखिए, जो ये है आपके पास, ठीक, ये जो चीज़ है ये क्या है आपका सेल वॉल है, ये पूरा रीजन क्या है आपका सेल वॉल है, ठीक। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन है, और ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ इतना पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला बोलते हैं, ठीक है भाई। अब आगे आइए देखते हैं इसमें, ठीक। ये जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के बारे में देखना है। यह सिर्फ पौधों में ही होती है, ठीक है। जो सेल वॉल होती है किस में होती है, पौधों में ही होती है, एनिमल में नहीं पाई जाती है। एनिमल में नहीं पाई जाती, ये पूछा जाता है। एनिमल में क्या नहीं पाया जाता है, तो सेल वॉल एनिमल में नहीं पाया जाता है। और ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज, ठीक ना, सेल्यूलोज का ये बना होता है, ठीक है। और ये एक कठोर परत के जैसी होती है जो कोशिका को सहारा और सुरक्षा देती है। इसी वजह से पौधे क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली के सेल मेम्ब्रेन की। तो भित्ति के अंदर एक लचीली परत होती है जो कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों को कंट्रोल करती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल एक मेम्ब्रेन के जैसे होती है, जो सेल के अंदर और बाहर आने जाने वालों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे आप चाय को जब छानते हैं तो जो चाय छन्नी होती है उसमें एक मेम्ब्रेन लगा होता है, ठीक। वो क्या करता है, चाय पत्ती को और अदरक को जो कुछ भी होता है उसको अलग कर देता है, ठीक। बाकी जो लिक्विड चीज़ होता है उसको अलग कर देता है। उसी तरीके से ये मेम्ब्रेन होता है, कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों को ये कंट्रोल करता है। इसके जो कोशिकांग मेन ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। लवक क्या होता है, यह पौधों के सबसे जरूरी अंग है। इनमें सबसे प्रसिद्ध क्या है आपका हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक। यहाँ प्रकाश संश्लेषण के जरिए ग्लूकोज बनाया जाता है। अब पूछा जाए ग्लूकोज कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण के जरिए बनाया जाता है। और ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो पाती हैं, क्लोरोप्लास्ट की वजह से हो पाती हैं, ठीक है। अब आते हैं बड़ी केंद्रीय रिक्तिका, जिसको लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बोला जाता है। ये क्या है, पादप कोशिका का 90% हिस्सा जो है अक्सर इसी से घिरा हुआ होता है, ठीक। मतलब जो पादप कोशिका है उसके 90% भाग की बात की जाए तो किससे घिरा होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल से घिरा होता है, ठीक। इसमें क्या है, पानी, खनिज और अपशिष्ट जमा करती रहती है और कोशिका को फूलने, टर्जिडिटी में मदद करती है, ठीक है। मतलब ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है इसमें क्या होता है, ये जरूरी है, ठीक। पानी होता है, खनिज होता है और अपशिष्ट को ये क्या करती है, इकट्ठा करती रहती है ताकि कोशिका को जो है फूलने में मदद मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केंद्रक। इसे कोशिका का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। कोशिका का जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या है आपका, न्यूक्लियस ही है, ठीक है। इसमें डीएनए होता है और जो पौधों की आनुवांशिक जानकारी को रखता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए क्या रखता है आपका, आनुवांशिक जानकारी को ये रखता है, ठीक है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यहाँ भोजन से ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है। जो भोजन होता है उस भोजन से ऊर्जा, और ऊर्जा किस में बनाई जाती है, एटीपी में बनाई जाती है, ठीक ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो भोजन से ऊर्जा बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है और इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं गोल्जी काय की बात करते हैं, गोल्जी अपैरेटस की बात करते हैं। इसे डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम किसे बोला जाता है, गोल्जी काय को बोला जाता है, ठीक। यह प्रोटीन और लिपिड को पैक करने का काम करता है। जो गोल्जी काय होता है, गोल्जी काय क्या करता है, यह प्रोटीन और लिपिड को पैक करने का काम करता है, ठीक। फिर बात करते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, यह प्रोटीन और वसा के निर्माण और परिवहन में मदद करता। ये देखेगा जहाँ कहीं पे भी प्रोटीन है या वसा है उसका क्या करेगा, निर्माण करेगा और जो है उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में भी जो है हेल्प करता है, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही करता है कि प्रोटीन और वसा के फॉर्मेशन और जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। गोल्जी काय क्या करता है, इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं और ये प्रोटीन और लिपिड को पैक करने का काम करता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, भोजन से ऊर्जा बनाता है। केंद्रक क्या करता है, आनुवंशिक जानकारी को रखता है। और जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है ये क्या करता है, पानी, खनिज और अपशिष्ट को जमा करता है ताकि कोशिका को फूलने में मदद कर सके, ठीक। लवक क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाता है, ठीक।
ये चीज़। और जो कोशिका झिल्ली है वो क्या करता है, कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों को कंट्रोल करता है। और जो ये सेल वॉल होता है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और ये क्या करता है, कोशिका को सहारा और सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है, अब आते हैं पादप कोशिका की खास प्रक्रियाओं के बारे में देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सूरज की रोशनी में जो है ये होता है, CO2 और पानी के साथ में, सूरज की रोशनी के साथ में CO2 और पानी मिल करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ग्लाइऑक्सिसोम की मदद से वसा को शर्करा में बदला जाता है। ठीक है, जो ये अपनी ग्लाइऑक्सिलेट चक्र है, ये क्या है, इसमें क्या है, ग्लाइऑक्सिसोम की मदद से वसा को शर्करा में बदला जाता है। ठीक है, किससे, जो ग्लाइऑक्सिसोम होता है उसकी मदद से जो फैट है, ठीक, जो फैट है उसको क्या है, शर्करा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, खासकर बीजों के अंकुरण के समय, जब बीजों के अंकुरण का समय होता है तो उसमें ग्लाइऑक्सिसोम की मदद से फैट को शर्करा में बदल दिया जाता है। ठीक, खोज और इतिहास के बारे में देख लेते हैं। जो रॉबर्ट हुक साहब हैं 1665 में जो है पहले बोतल की कार्क मतलब पेड़ की छाल में कोशिका को देखा था इन्होंने। फिर आते हैं मैथियास लाइडेन 1838 में, इन्होंने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दिया, बताया कि सभी पौधों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं पादप कोशिका के प्रकार। सबसे पहले पैरेन्काइमा, दूसरे पे कोलिनकाइमा, तीसरे पे स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, पैरेन्काइमा क्या होता है, यह जीवित कोशिकाएं हैं जो भोजन जमा करती हैं, जो भोजन जमा करती हैं उसे पैरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक, कोलिनकाइमा क्या होता है, यह पौधों को लचीलापन और मजबूती देते हैं। पौधों को लचीलापन और मजबूती कौन देते हैं, कोलिनकाइमा देते हैं। ठीक है, ठीक, और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, यह मृत कोशिकाएं होती हैं जैसे नारियल के रेशे जो बहुत कठोर होते हैं। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ये मृत कोशिकाओं के रेशे होते हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं जैसे जो नारियल के रेशे हैं वो, और ये बहुत कठोर होती हैं। कोलिनकाइमा क्या करता है, लचीलापन और मजबूती प्रदान करता है। पैरेन्काइमा क्या होता है, जीवित कोशिकाएं होती हैं जो भोजन को, फूड को जमा करते रहते हैं। ठीक है, सारांश निकल के क्या आता है भाई, पादप कोशिका वह कारखाना है जो न केवल पौधों को खड़ा रखती है बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऑक्सीजन और भोजन भी बनाती रहती। एक जिक्र करना मैं भूल ही गया था, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक, जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये क्या है, ये कोशिका भित्ति में छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक, जो कोशिका भित्ति होती है उसमें क्या है, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके जरिए एक कोशिका दूसरी कोशिका से संपर्क करती है और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती रहती है। ठीक, मतलब ये बात किया जाए कि पेड़ पौधों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके जरिए कि एक कोशिका दूसरी कोशिका से कनेक्ट करती है ताकि पोषक तत्वों का आदान प्रदान कर सके, उसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक, और एक बार देख लीजिए, जो कोशिका भित्ति और प्लाज्मोडेस्माटा है ये बाहरी सुरक्षा घेरा में आते हैं। और जो हम लोगों ने बात किया लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इन सब के बारे में देखा है। ठीक, ये सब केस में आते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म इसको बोला जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सेंट्रल वैक्यूल ये सब चीज़ें अभी पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने तो देखा था जो ये प्लास्टिड होते हैं। ठीक, प्लास्टिड के बारे में पढ़ लिया था हम लोग, क्योंकि यहीं पे जो है आपका क्लोरोप्लास्ट जो है ये सब चीज़ें यहीं पाई जाती हैं। और जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, वो क्या है, प्लास्टिड में ही होता है, लवक में के ही कारण होता है। ठीक, और इसको जो कैटेगराइज किया गया वो 3 तरीके से बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे क्लोरोप्लास्ट में, फिर क्रोमोप्लास्ट में, फिर ल्यूकोप्लास्ट में इसको बांटा जाता है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है हरा रंग देता है भोजन बनाने के लिए। ठीक, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो फूलों और फलों को लाल, पीला, नारंगी कर देता है। ये पूछा जाता है फलों और फूलों को जो है लाल, पीला, नारंगी कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या है, यह रंगहीन होता है और स्टार्च तेल जमा करने के काम में आता है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड क्या है। सबसे पहले आप देखिए प्रोप्लास्टिड है, फिर इटोप्लास्टिड है, फिर ल्यूकोप्लास्ट है, फिर प्रोटीनोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट है, इलायप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, जेरोंटोप्लास्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ढेर सारे आपके पास जो है प्लास्टिड यहाँ पे दिखाए गए हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ ही लिए हैं। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए हैं, गोल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं। ठीक, इसमें एक प्रमुख रासायनिक प्रक्रिया होती है उसको देख लेते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं। ठीक, जैसे 6CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु हैं, 6H2O है आपके पास, मतलब वाटर है। फिर सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब आप ये समझिए 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ये गिव्स दैट, यहाँ पे क्या है, सनलाइट है। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक, ये क्या देते हैं आपको, C6H12O6
O6 प्लस क्या देते हैं 6O2, ठीक, ये देते हैं 6CO2 और H2O सनलाइट के प्रेजेंस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं 6C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाएंगे और 6O2 मतलब ऑक्सीजन को क्या करेंगे बाहर की तरफ निकाल देते हैं, ठीक है, ये होता है। और यह क्रिया कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना और स्ट्रोमा में होती है, ठीक ना। कहाँ पे होती है? ग्रैना और स्ट्रोमा में ये फोटोसिंथेसिस होती है। कहाँ के? क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना और स्ट्रोमा में होती है, ठीक। ग्लाई ऑक्सीलेट चक्र ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। जो है तेल वाले बीजों जैसे सरसों और अरंडी में वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए ग्लाई ऑक्सीसोम सक्रिय होते हैं। मतलब वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए ग्लाई ऑक्सीलेट का यूज किया जाता है। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है? एसिटाबुलेरिया। जो सबसे बड़ी पादप कोशिका है वो कौन है? एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल की कोशिका सबसे बड़ी मानी जाती है, ठीक। जो एसिटाबुलेरिया आपकी शैवाल है उसकी जो कोशिका है सबसे बड़ी मानी जाती है, ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, ठीक है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में ये बहुत कम देखे जाते हैं, इनकी जगह रिक्तिकाएं ही अपशिष्ट को संभालती हैं, ठीक है। अब एक बार ये देख लेते हैं जंतु बनाम पादप कोशिका। ये पादप कोशिका हो गया, ये लाइन पादप कोशिका की है और ये वाली जो लाइन है आपकी जंतु कोशिका की हो गई, ठीक। भित्ति जो है उपस्थित होती है, सेलुलोज की बनी होती है, इसमें अनुपस्थित होती है। प्रकाश संश्लेषण इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। सेंट्रोसोम इसमें नहीं होता है, इसमें उपस्थित होता है। भोजन संचय स्टार्च के रूप में होता है, इसमें ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आकार कैसी होती है? ये चौकोर और निश्चित होती हैं, ये गोल और अनिश्चित होती हैं, ठीक है। ये था आपका पादप के बारे में फुल डिटेल था, ठीक है ना। मतलब उतना डिटेल काफ़ी है आपको एग्जाम के लिए, ठीक। अगर कहीं और क्वेश्चन मिलेगा तो और देख लेंगे। आगे चलते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित अम्ल कौन से होते हैं? DNA होता है, ठीक। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट है आपका माइटोसिस विभाजन का प्रथम चरण कौन सा है जो इंटरफेज के S और G2 अवस्थाओं के बाद आता है? सबसे पहला क्या है आपका? प्रोफेज है। कौन सा है? प्रोफेज है, इसको देख लीजिए। ये चीज़ जो है मैं आपको बता चुका हूँ माइटोसिस क्या होता है। ये इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, ठीक। इसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो ऐसी कोशिकाएं बनाती हैं जो बिल्कुल अपनी मदर सेल के जैसी होती हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या था? शरीर का विकास करना, घाव भरना, पुरानी कोशिकाओं को बदलना, ठीक। स्थान कहाँ? शरीर के सभी सामान्य कोशिकाओं में होता है, ठीक है। क्रोमोसोम इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि 46 क्रोमोसोम है तो 46 अलग अलग क्रोमोसोम ही रहेंगे वो, ठीक है ना। ये बढ़ती नहीं, ये समान ही रहती हैं, ठीक। इसमें जो स्टेज होता है, देखिए पहला स्टेज क्या है आपका? प्रोफेज हो गया, ठीक है, प्रोफेज। दूसरा स्टेज क्या है आपका? मेटाफेज हो गया, ठीक। जो तीसरा स्टेज होता है वो एनाफेज हो गया। जो चौथा स्टेज होता है वो टेलीफेज होता है, ठीक है। 4 स्टेज इसमें जो है बताया गया है, ठीक है। 4 को याद रखने की क्या है ट्रिक? देखिए PMAT, ठीक। P लिखिए, M लिखिए, A लिखिए, T लिखिए, ठीक। PMAT इसमें कितने स्टेज हैं? 4 स्टेज हैं। पहला क्या है आपका? P है, M है, फिर A है, T है, ठीक है। P मतलब कि प्रोफेज हो गया, M मतलब जो है आपका मेटाफेज हो गया, A मतलब एनाफेज हो गया, T मतलब क्या हो गया? टेलोफेज हो गया, ठीक। जो P में क्या होता है? प्रिपेयर की जाती हैं चीज़ें। P मतलब प्रिपेयर करेंगे। M मतलब मिडिल वाला जो पोर्शन काम होगा वो होगा इसमें। A मतलब अपार्ट मतलब अलग में होता है, अलग होने वाला काम इसमें होता है। 2 मतलब कि 2 नए केंद्रक का इसमें बनना होता है। ये PMAT यही 4 स्टेज होते हैं जो आपके जो है माइटोसिस में पाए जाते हैं, ठीक। तो आप जान गए कि जो है इसमें जो है कितने स्टेज होंगे? 4। PMAT, ठीक। प्रो, मेटा, एना, ठीक। ये इस तरीके से जो है आपके पास जो है टेलोफेज, ठीक। 4 फेज जो है होते हैं। जो सबसे पहले होता है P होता है, फिर M होता है, फिर A होता है, फिर T होता है, ठीक है, ठीक। प्री मतलब क्या? प्रिपेयर करना। M मतलब मिडिल में, ठीक। A मतलब क्या है कि उसको जो है इसमें टूटना होता है। A मतलब क्या होता है? टूटना हो जाएगा, ठीक, ये टूट जाएगा। और T मतलब क्या है? 2 न्यूक्लियस में बढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज आपका प्रोफेज हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए कौन उत्तरदायी? इसके बारे में बात कर लिए थे हम लोग। ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक। ग्लाइऑक्सिसोम ही है वो क्या करता है? वसा को शर्करा में कन्वर्ट करता है, ठीक। वसा को शर्करा में कौन कन्वर्ट करता है? ग्लाइऑक्सिसोम ही
उत्तरदायी होता है कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोशिका जीव विज्ञान के संदर्भ में पादाप स्यूडोपोडिया का सर्वोत्तम वर्णन क्या है। इसके बारे में हम लोग जो है अब कल डिस्कशन करेंगे, स्यूडोपोडिया क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।